हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग वापस से एच.सी. वर्मा सीरीज पे आ गए हैं। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल पढ़ रहे थे, एच.सी. वर्मा के क्वेश्चंस लगा रहे थे। तो 1 से 10 तक हमने पहले वीडियो में कवर करा है। आपने अभी तक नहीं देखा तो आप जाके वापस से उसे देख सकते हो। उसके बाद आज हम लोग 11 से 20 तक करने की कोशिश करते हैं। तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए अपन स्टार्ट करते हैं 11 से 20 तक। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं हम 11 नंबर क्वेश्चन। आप साथ में एच.सी. वर्मा की बुक खोल के रखो ताकि आपको क्वेश्चन पढ़ने में बहुत आसानी हो, है ना। क्वेश्चन पढ़ें और फिर उसके बाद सोल्यूशन की तरफ जाएं। क्या अननोन है, क्या नोन्स हैं, ये सब फाइंड आउट करना होता है जब क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। तो 11th नंबर क्वेश्चन है, कंसीडर अ गोल्ड न्यूक्लियस टू बी अ स्फीयर ऑफ radius 6.9 Fermi in which protons and neutrons are distributed. Find the force of repulsion between two protons situated at largest separation. मतलब क्या है कि अब समझो कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है हमारा पूरा एटम, बट अगर न्यूक्लियस के अंदर जाएं तो सिर्फ पॉजिटिव चार्ज होता है ना। मतलब अगर आपने देखा कि ये जो है हमारा मान लो एटम है, इसके अंदर एक न्यूक्लियस होगा, है ना। बहुत छोटा होता है, मैंने बड़ा बनाया ताकि आपको समझ में आए। अब इसके अंदर बहुत सारे प्रोटॉन्स होंगे, है ना। जेड इक्वल टू अगर 79 है, इसका मतलब है कि 79 प्रोटॉन्स इसके न्यूक्लियस में है। तो आपस में क्या करेंगे, अब प्रोटॉन्स पे चार्ज कैसा, प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव चार्ज, तो आपस में वो रिपल्सन कर रहे होंगे। तो इसके अंदर प्रोटॉन्स ऐसा भरा हुआ होगा। तो अब क्या है कि ये जो है न्यूक्लियर फोर्स से ये अपोज करता है, मतलब जितना रिपल्सन हो रहा है ना, तो उस सबका कंबाइंड जो इफेक्ट होगा वो बैलेंस कौन करता है, दैट इज योर न्यूक्लियर फोर्स। वो बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है, ये आप न्यूक्लियस में पढ़ेंगे। खैर अभी हमें क्या करना है कि इन्होंने क्या बताया है कि लार्जेस्ट डिस्टेंस पे 2 प्रोटॉन सेपरेटेड है। तो लार्जेस्ट डिस्टेंस किसी भी सर्कल में क्या हो सकता है कि डायमीटर के एक एंड और डायमीटर के दूसरे एंड। तो डायमीटर मतलब रेडियस का दुगुना, है ना। तो इसको अपन d मान लेते हैं। तो सेपरेशन बिटवीन चार्जेस जो है d इक्वल टू क्या हो जाएगा 2r। r गिवन है अपना, है ना, r गिवन है क्वेश्चन में 6.9 फर्मी, है ना। तो 6.9 इंटू 2 फर्मी, तो फिर इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 6.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 फर्मी लिख सकते हैं। और चार्ज कितना होता है प्रोटॉन पे, Q इक्वल टू प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। अब इसमें फोर्स निकालना है। तो अपन जानते हैं नॉर्मल कूलम्स लॉ, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो अपन ऐसा लिख सकते हैं 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और यहाँ पे Q1 Q2 यानी वैल्यू रखेंगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 का स्क्वायर डिवाइड बाई R स्क्वायर, यानी 2 इंटू 6.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 का स्क्वायर। ये माइनस 15 कहाँ से आया, तो 1 फर्मी इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर होता है, ठीक है। तो अब इसको कैलकुलेट करते हैं अपन, आप भी साथ में कैलकुलेट करो कितना आंसर आता है। तो 9 इंटू 1.6 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू 6.9 स्क्वायर, ये आ रहा है 0.12, है ना। 0.120 इंटू 10 टू द पावर। अब देखो इसका पॉजिटिव 9 है ना, इसका माइनस 19 और 19 38, तो माइनस 38, नीचे 15 है ना। तो 15 जब भी ऊपर जाएगा, नीचे 15 है तो 15 जैसे ही ऊपर जाएगा तो ये पॉजिटिव होगा, और स्क्वायर है इसलिए मल्टीप्लीकेशन होगा, तो इट इज प्लस 30। तो यहाँ से आप देखोगे कि -8 और +9, यानी ये क्या हो जाएगा 10 बचेगा बस, है ना। देखो 38, देखो ये 30 और 9 39 और -38, यानी 1 बचना है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1.2 न्यूटन आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11th हो गया। अब 12th नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। आई थिंक ये समझ में आया होगा, तो इसको आप नोट डाउन करें, फिर स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर आप पॉज करके इसको लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 2 insulating small sphere are rubbed against each other.
मतलब अगर कोई इंसुलेटिंग स्फीयर है उसको अगर रब करते हैं तो क्या होता है, चार्ज का ट्रांसफर होता है, एक का चार्ज दूसरे में जाता है, दूसरे का चार्ज पहले में आता है, कुछ इस टाइप का होता है। तो मतलब है कि अगर मान लो ये दोनों रब किया गया है तो इसमें से अगर Q चार्ज, मान लो Q इलेक्ट्रॉन, कुछ इलेक्ट्रॉन, मान लो एक इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाता है तो इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, -1 इलेक्ट्रॉन चार्ज हो जाएगा, है ना, और यहाँ पे +1 इलेक्ट्रॉन चार्ज आ जाएगा, है ना। आई बात समझ में? तो ऐसा ही होता है। तो ये क्या पूछ रहा है आपसे, टू इंसुलेटिंग स्मॉल स्फीयर आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर एंड प्लेस्ड 1 सेंटीमीटर अपार्ट, इसको ना 1 सेंटीमीटर अपार्ट रखा गया है। फिर क्या बोल रहा है, इफ दे अट्रैक्ट ईच अदर विथ अ फोर्स ऑफ 0.1 न्यूटन, अगर इन दोनों के बीच में, है ना, फोर्स कितना लगने वाला है, 0.1 न्यूटन फोर्स लग रहा है ना, जिसको हमने 1 सेंटीमीटर पे रखा है। अब देखो कि जैसा हमने बताया कि ये जितना चार्ज पॉजिटिव इस पे आएगा उतना ही इस पे निगेटिव आएगा, तो अपन मान लेते हैं ना कि इस पे Q चार्ज पॉजिटिव आ रहा होगा और इस पे Q चार्ज निगेटिव आ रहा होगा, तो इसमें फोर्स कितना होना है, तो अपन ऐसा लिख सकते हैं F इक्वल टू हेलो, तो F इक्वल टू G F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब देखो Q1 Q2 आपस में इक्वल होगा क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव बन रहा है, यहाँ पे निगेटिव, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स क्या होना है कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन डिवाइड बाय R स्क्वायर। तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं 9 × 10⁹ फोर्स की वैल्यू 0.1 × Q का स्क्वायर डिवाइड बाई R का स्क्वायर। R कितना है 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे 1 × 10⁻² का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या है कि Q स्क्वायर निकालना है, अपन सबको इधर भेजते जाएंगे, तो 0.1 × 1 × 10⁻⁻4 डिवाइड बाई 9 × 10⁹ इक्वल टू Q स्क्वायर। ठीक है, और देखो अब सिंपल फॉर्म क्या करना है, जो मान लो जैसे इसको हमने डेसिमल हटाया तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, -5 कर सकते हैं। ठीक है, अब ये 9 ऊपर जाएगा, है ना, तो ये क्या हो जाएगा 1/9 × 10⁻, 9 ऊपर गया तो क्या हो जाएगा नेगेटिव, और -5 यानी -14 हो जाएगा इक्वल टू Q स्क्वायर। तो अपन ऐसा लिख सकते हैं 1/3 × 10⁻⁻7 इक्वल टू Q। अगर रूट को इधर लेके आए तो ये पावर हाफ हो जाएगा और ये √3 क्या, √9 क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा, यानी Q इक्वल टू 0.3 × 10⁻⁻7 लिख लो, या 3.3 × 10⁻⁻8 लिख लो। ठीक है, आई थिंक बात समझ में आ गई। अब क्या पूछ रहा है आगे क्वेश्चन में, है ना, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वेर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन स्फीयर टू अनदर स्फीयर ड्यूरिंग रबिंग। जब हम रब कर रहे थे ना तो कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, तो ट्रांसफर कैसे निकालेंगे कि टोटल चार्ज जो ट्रांसफर है वो कितना है 3.3 × 10⁻⁻8। तो बस एक सेकेंड का कैलकुलेशन बच गया है आपका कि कितने इलेक्ट्रॉन। अब बताओ कि अगर चार्ज हमारा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्स होता तो इलेक्ट्रॉन कितने होते, एक। तो अगर 1 कूलम्स होता तो 1 डिवाइडेड बाई 1.6 × 10⁻⁻19। अब अगर ऐसा बता रहा है कि हमारे पास चार्ज कितना है 3.3 × 10⁻⁻8, तो चार्ज कितना हो जाएगा 3.3 × 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाई 1.6 × 10⁻�90। अगर इसको अगर हम डिवाइड कर ले तो हमारा आंसर आ जाएगा 3.3 डिवाइडेड बाई 1.6 यानी 2.0, है ना, ये है हमारा 2.0 × 10⁻, ये प्लस ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा +19, तो -8 और +19, सो 2.0 × 10⁻11 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए हैं। आई थिंक ये चीजें क्लियर हो गई आपके, है ना।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, इसको आप देख लें एक बार, फिर क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ें। अब तब तक इधर वाला नोट करो, मैं इरेज करता हूं, अगर नोट हो जाए फिर आप फिर मैं इरेज करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आप पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है ना। NaCl का नाम सुना होगा आपने, जैसे सोडियम क्लोराइड। ये क्वेश्चन कह रहा है NaCl मॉलिक्यूल इज बाउंड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन सोडियम एंड क्लोरीन, है ना। NaCl का मतलब क्या है, सोडियम और क्लोरीन, है ना, आपस में मिले हुए हैं। तो सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन देता है, और क्लोरीन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन लेता है। मतलब Na पे चार्ज कैसा, पॉजिटिव, और क्लोरीन पे निगेटिव, एक 1 इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि क्लोरीन आयंस व्हेन 1 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सोडियम इज ट्रांसफर टू क्लोरीन, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है कहाँ पे, क्लोरीन में, तभी ये आपस में बॉन्डिंग क्रिएट करता है, ठीक है। टेकिंग द सेपरेशन बिटवीन आयंस टू बी 2.75 into 10 to the power minus 8 सेंटीमीटर, फाइंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, है ना। अब क्या है कि ऐसा बताया गया है कि इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना रखा गया है, 2.75 into 10 to the power -8 सेपरेशन रखा गया। अब इस पे देखो सिंपली, इस पे चार्ज कितना है, तो 1 इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट चार्ज है, और यहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट चार्ज है। मतलब Q1 इक्वल टू Q2, ये सेंटीमीटर, इक्वल टू कितना है हमारा, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, है ना। और डिस्टेंस कितना है हमारा R, तो 2.75 इंटू 10 टू द पावर, देखो -8 है, सेंटीमीटर में है, तो इसको -10 कर लेते हैं, ये मीटर में आ जाएगा। हमारा पहला काम क्या होता है, सारे सबको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो अपन ऐसा लिख सकते हैं 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q1 Q2, है ना। Q1 Q2 की वैल्यू कितनी है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 का स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाई R स्क्वायर मतलब 2.75 इंटू 10 टू द पावर -10 का होल स्क्वायर। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, आप भी साथ में कैलकुलेट कीजिए, ताकि आपका भी कैलकुलेशन अच्छा होता रहा। मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ, आप मत करना। इट इज 3.04, है ना। इट इज 3.04 इंटू 10 टू द पावर, देखो यहाँ 9 तो लिख दिया, इसका -38, ये आप फैमिलियर हो गए होंगे, तो इसका 20, है ना, 20 ऊपर जाएगा तो +20, यानी 3.04 इंटू 10 टू द पावर। अब देखो ये 29 और ये -38, इसलिए ये -9 न्यूटन। ठीक है, आई थिंक यही आंसर होना चाहिए। आप आंसर भी चेक करते रहना, हो सकता है अगर आंसर मिस्टेक हो, कैलकुलेशन मिस्टेक हो, तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 14। फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 प्रोटॉन्स। 2 प्रोटॉन है अपने पास, है ना, उसके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स का को क्या करना है, कंपेयर करना है। तो आप जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है हमारा, Gm1 m2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब चूंकि प्रोटॉन है हमारा, तो प्रोटॉन के बारे में कुछ चीजें पता होनी चाहिए, है ना। Mp कितना होता है, मास ऑफ प्रोटॉन, इट इज 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। ठीक है, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, सॉरी चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, इट इज सिंपली 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्स। ठीक है, ये दोनों पता है। अब क्या है, बाकी ये G कांस्टेंट है और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये भी कांस्टेंट है। तो हमारे लिए अब कैलकुलेशन आसान हो गया। तो ये रेशियो पूछ रहा है किन दोनों का, इलेक्ट्रिक फोर्स टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अपन क्या लिखेंगे ऊपर, Fe डिवाइडेड बाई F
एफ जी, तो अपन ऐसा लिख सकते हैं एफ ई के लिए 9 इंटू 10 टू द पावर 9 ये वाला पार्ट इंटू Q1 Q2 का स्क्वायर यानी 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 का स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई, है ना, जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू, अब मास लिखते हैं यहाँ पे तो 1.6 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, है ना, मास का, दोनों का मास सेम होगा, दोनों प्रोटॉन है, दोनों का मास सेम होगा तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। अब ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, है ना, और बीच में सारी वैल्यू जो है गिवन है ना, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो मैं आपके साथ कैलकुलेट करता हूँ, आप भी कैलकुलेट करो। ऊपर अपन लिख सकते हैं 23.04 इंटू 10 टू द पावर, उसका 38 हो जाएगा, सो इट इज -29 डिवाइड बाई इट इज 18.60 इंटू 10 टू द पावर 10 टू द पावर -11 और 27 यानी 54 और ये 27 54 और 11, ठीक है। तो इतना आया हमारा, यानी 54 और 11 को अगर एक साथ लिख देते हैं इट इज ओनली 65, तो यहाँ पे हम लोगों ने 65 लिख लिया। अब ये दोनों रेशियो है, अपन रेशियो आसानी से निकाल सकते हैं, 23 डिवाइड बाई, नहीं इट इज 1.236 इंटू 10 टू द पावर, है ना, 36, तो ये अपना रेशियो आता है। आई थिंक यही आंसर होना चाहिए, एक बार चेक कर लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 14, ओके, दिस इज राइट, है ना, ये आंसर राइट है। तो ये यूनिटलेस होगा क्योंकि क्या दोनों फोर्स का अपन रेशियो ले रहे हैं, सो ये यूनिटलेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। ये क्वेश्चन नंबर अपना था 13 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 14, और ये था अपना 13th। ये दोनों क्वेश्चन हो गए हैं, आप एक बार चेक कर लो और नोट डाउन करके फिर आगे बढ़ते हैं अपन। तो एक बार देख लो 14th नंबर सोल्यूशन, फिर अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15th को सॉल्व करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 15th, एक बार क्वेश्चन नंबर 15th पढ़े। सपोज एन अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स एक्ट्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स विच मे बी रिटन एज F इक्वल टू, है ना। अब हमने आपको बताया था कि जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है, दो प्रोटॉन है, तो ये क्या कर रहा होगा, आपस में रिपेल कर रहा होगा। तो इसको इनकाउंटर करने के लिए जो न्यूक्लियर फोर्स होता है उसका एक इक्वेशन दे रखा है इन्होंने कि F इक्वल टू C e टू द पावर -KR डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, इन्होंने ऐसा दे रखा है, ठीक है। राइट डाउन द डायमेंशनल फॉर्मूला एंड SI यूनिट्स ऑफ C एंड K। ये जो C है और ये K है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। तो पहली चीज याद रखना है कि जो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे कोई भी टर्म हो तो ये जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। R क्या है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन प्रोटॉन्स, है ना। R क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस। तो R अगर डिस्टेंस है, KR अगर हमारा कांस्टेंट होता है, तो R अगर हमारा मीटर में होगा तो क्या K किस में होना चाहिए, मीटर इनवर्स में होना चाहिए। तभी ये मीटर और मीटर इनवर्स यही यूनिटलेस होना चाहिए, कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए, तभी एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिफाइन होता है। सो K का क्या हो जाएगा हमारा, मीटर इनवर्स, और अगर डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें तो इट इज L इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। अब आपको यहां से पूछा जा रहा है कि इस C का बताओ। अच्छा एक बात बताओ कि अगर इसकी वैल्यू पे ऊपर कांस्टेंट है तो ये टोटल टर्म हमारा क्या हो जाएगा,
कांस्टेंट है, यानी कभी भी इसकी बात तो होगी नहीं, ये तो हमारा क्या है, कांस्टेंट होगा, है ना। तो अगर c का यूनिट कोई आपसे पूछे तो c का यूनिट क्या लिखोगे, c इक्वल टू इसका न्यूटन लिख लोगे फोर्स का, और r मीटर स्क्वायर इधर से आ जाएगा, तो यूनिट क्या हो गया c का, इट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर नहीं, न्यूटन मीटर स्क्वायर, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हो रहा है डिस्टेंस स्क्वायर का। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा जा रहा है कि डायमेंशनल फार्मूला लिखो, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, तो इसका क्या लिख सकते हैं हम लोग, mlt-2 और मीटर स्क्वायर का l स्क्वायर, सो इट इज ml स्क्वायर t⁻⁻²। ये हो गया आपका पार्ट ए। पार्ट ए में जो भी चीजें इन्होंने पूछी थी वो हम लोगों ने कर लिया है, ठीक है। और इसको आप देखें तब तक पार्ट बी को सॉल्व करा जाए, है ना। पार्ट बी, अब देखिए पार्ट बी में क्या पूछ रहा है ये, सपोज दैट k इक्वल टू 1 फर्मी इनवर्स, है ना। फर्मी किसका डिस्टेंस का एक यूनिट है ना, तो k इक्वल टू क्या है, 1 फर्मी इनवर्स, है ना। 1 फर्मी इनवर्स k की वैल्यू दे रखी है, and that the repulsive electric force between protons is just balanced by the attractive nuclear force when the separation is 5 Fermi। इन्होंने क्या बोला है कि दो प्रोटॉन, अब देखो यहाँ पर जो दो प्रोटॉन है ये अगर 5 फर्मी के सेपरेशन पे रखा हुआ है ना, 5 फर्मी के सेपरेशन पे रखा हुआ है, तो ये क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा। उस रिपल्सिव फोर्स को कौन बैलेंस करेगा, तो ये न्यूक्लियर फोर्स बैलेंस करेगा। तो ये न्यूक्लियर फोर्स अभी बैलेंस कर रहा है किस कंडीशन में, जब r की वैल्यू यानी सेपरेशन की वैल्यू कितनी है, r रेडियस पे मत जाना, इन्होंने सेपरेशन को बताया है r, तो जब सेपरेशन की वैल्यू 5 है उस टाइम ये बैलेंस कर रहा है। तो अपन इस टाइम न्यूक्लियर फोर्स निकालने जाए तो हमें क्या दिखेगा कि इट इज c(e⁻⁻kr डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। अब देखो हमें c तो निकालना है, इन्होंने बोला कि इस कंडीशन में आप c निकालो, तो ये फोर्स इक्वल होगा किसके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दो प्रोटॉन के बीच में जितना लग रहा हो, है ना। तो इफ ये मान लो हमारा न्यूक्लियर फोर्स n लिख दिया हमने, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हमने क्या लिख दिया है, 1/4πε0 q1 q2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, ठीक है। डिस्टेंस तो वही होगा। अब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, हाँ होंगे, बिल्कुल कर लेते हैं। c(e⁻⁻kr डिवाइडेड बाई r स्क्वायर इक्वल टू 1/4πε0 q1 q2, यानी दो प्रोटॉन पे चार्ज कितना, तो प्रोटॉन पे चार्ज तो वही प्लस 1.6 × 10⁻⁻19, तो 1.6 × 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसल आउट हो गया। अब एक चीज आपके पास प्रॉब्लम आ रही है कि e⁻⁻kr की वैल्यू कैसे निकालें, है ना। तो e⁻kr को निकालने के लिए क्या होता है ना कि e, है ना, e की वैल्यू kr है, तब k की वैल्यू कितनी है, 1 है, ठीक है। k की वैल्यू कितनी है, 1 है। अब 1 फर्मी इनवर्स है, तो यहाँ पे हमने क्या रखा है, 1 × r की वैल्यू कितनी है, 5, और भी निगेटिव में है ना, -kr है। तो अब ये देखो इसका फर्मी इनवर्स और इसका फर्मी कैंसल आउट, ठीक है। तो क्या बचा हमारा, e⁻⁻5 बचा, ठीक है। e की वैल्यू डाल के अपन 5 पावर करके निकाल सकते हैं, ऐसे कैलकुलेटर का यूज कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा अपना, ठीक है। तो यहाँ c, अब c की वैल्यू निकालनी है, तो c इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, 9 × 10⁻9 × 1.6 × 10⁻⁻19 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई e⁻⁻5। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, (23.04) यहाँ पे आया 23.04 × 10⁻⁻29 डिवाइड बाई e⁻⁻5, है ना, जिसकी वैल्यू है 6.7 × 6.73 × 10⁻⁻3, है ना। तो इसको अब फर्दर सॉल्व करें तो हमें c की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज 23.04 डिवाइड बाई
6.73, it is 3.42. It is 3.42 into 10 to the power minus 26. It is question number 15B. ओके, दिस इज करेक्ट, है ना। अब इसका यूनिट क्या है, सी का यूनिट हमने पहले ही निकाल रखा है, तो इट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर। आई थिंक ये क्वेश्चन आपसे क्लियर हो गया होगा, है ना। ये 15th का बी था। ए और बी दोनों पार्ट है, कैसे करा हमने, पहले इसके यूनिट्स निकाले, डायमेंशन निकाले, फिर सी की वैल्यू निकाली, है ना। ई की वैल्यू अगर आप कैलकुलेटर नहीं यूज करना चाहते हो, है ना, तो ई की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, है ना। कि e की वैल्यू e टू द पावर -5 है ना, तो e की वैल्यू रख लेना 1 डिवाइडेड बाई, है ना, e की पावर 5, है ना, ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। तो अगर यहाँ पे अगर आपको e की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, मान लो तुम्हें e की वैल्यू ही नहीं पता है ना, 2.7 समथिंग होता है ना, 2.7, तो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 बाई -5 है ना, इसलिए 2.7 टू द पावर 5। अब 2.7 को 5 बार मल्टीप्लाई करना, 1 से डिवाइड करना, थोड़े कैलकुलेशन टफ है, बट ये अपने माइंड को डेवलप कर रहा है। ऐसे ऐसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो आपको ये वैल्यू दे दिया गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, इसको आप नोट डाउन कर लें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 16th क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 एक बार आप पढ़े तो आपको बेहतर समझ में आएगा। फिर मैं पढ़ता हूं, चलो क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, 3 इक्वल चार्जेस 2.0 into 10 to the power -6 each are held fixed at 3 corners of an equilateral triangle of side 5 centimeter. Find the coulomb's force experienced by one of the charge due to rest 2। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इन्होंने क्या कहा है कि अगर आपका वेक्टर अच्छा है तो क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये 3 चार्ज है ना, मान लो यहाँ पे Q चार्ज रखा हुआ है, यहाँ Q चार्ज रखा हुआ है, यहाँ Q चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। तो 2 के कारण तीसरे पे कितना फोर्स आ रहा होगा। अब देखो अगर सेम चार्ज है Q Q Q, है ना, हालांकि Q की वैल्यू इन्होंने दे रखी है 2.0 into 10 to the power -6, है ना, कूलम्स इन्होंने दे रखी है ऐसा, ठीक है। आई बात समझ में। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि ये जो है ना, इन दोनों के कारण इस पे कितना फोर्स, किसी पे भी निकाल सकते हो, इन दोनों के कारण इस पे निकाल लो, या फिर इन दोनों के कारण इस पे निकाल लो, किसी पे निकाल लो, एक ही बात है ना। तो इसमें आपको कोऑर्डिनेट्स का थोड़ा सा नॉलेज चाहिए और वेक्टर का थोड़ा सा नॉलेज चाहिए। पहले हम समझते हैं कि किधर होगा फोर्स। देखो ये वाला फोर्स इस पे, मतलब इसके कारण इस पे जो फोर्स होगा वो रिपल्सिव होगा, क्योंकि सेम फोर्स है। आई बात समझ में, सॉरी सेम नेचर ऑफ चार्ज है। तो जिधर ये फोर्स सॉरी ये चार्ज और ये चार्ज दोनों मिलके फोर्स इधर की तरफ लगाएगा, ठीक है, रिपल्सिव है, बाहर की तरफ फेंकेगा, ठीक है। और इसके कारण किधर होगा, इस साइड, है ना। एक बात आपको बताई थी पहले क्लास में कि 2 चार्ज के बीच में फोर्स किधर लगेगा, किस डायरेक्शन में लगेगा, ये बात जानने के लिए पहले हम लोग क्या करते हैं, उसके सेंटर को मिलाते हैं। फोर्स विल एक्ट ऑलवेज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ चार्जेस। जो सेंटर का चार्ज होगा ना, मतलब चार्ज का जो सेंटर होगा ना, उसके लाइन को ज्वाइन करो और उसी डायरेक्शन में हमारा फोर्स लगेगा, है ना। तो ये इसके कारण इधर, इसके कारण इधर, देखो दोनों का सेंटर मिलाओगे तो इस लाइन में मिलेगा, है ना, तो इधर की तरफ निकलेगा। अब देखो ये एंगल इक्वेटरल ट्रायंगल है, तो ये एंगल हमारा 60 डिग्री होगा, तो ये भी एंगल हमारा 60 डिग्री, ठीक है। अब दोनों चार्ज है, मान लो डिस्टेंस भी जो है वो भी सेम है, तो r की वैल्यू जो है वो दे रखी है साइड 5 सेंटीमीटर, यानी 5 into 10 to the power -2 सेंटीमीटर इन्होंने दे रखा है। अब देखो अमाउंट ऑफ फोर्स तो सेम ही लगेगा, क्योंकि चार्ज सेम है, डिस्टेंस सेम है, मतलब यहाँ और यहाँ चार्ज सेम है, डिस्टेंस सेम है, यहाँ और यहाँ चार्ज सेम है, डिस्टेंस सेम है। तो एक फोर्स इधर की तरफ, एक फोर्स इधर की तरफ,
तो मान लेते हैं कि दोनों का अमाउंट ऑफ चार्ज फोर्स जो है एफ है, ठीक है। अब यहाँ से वेक्टर की थोड़ी सी कहानी शुरू हो गई है ना। इसको अपन ड्रॉ कर लेते हैं अलग। देखो ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। अब क्या करते हैं अपन कि एक फोर्स को इधर ड्रॉ कर दिया है ना, एक फोर्स हमारा इधर ड्रॉ हो गया, दोनों एफ है, ये हमारा 60 डिग्री, ठीक है। तो ये जो एफ है उसको हम लोग क्या करेंगे, एक्स और वाई में। देखो हर एक जो भी क्वेश्चन हो ना इसी मेथड से करना, एकदम आसान सा मेथड है। जितना भी फोर्स मिले ना, 1 2 3 4 5 10 20 जितना भी है सबको रिजॉल्व कर दो। कहाँ, एक्स और वाई में। तो इसको भी एक्स और वाई में रिजॉल्व करें तो हमें क्या दिखाई देगा, इसका एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा एफ कॉस थीटा, जिसके साथ एंगल बनाता है उसके साथ कॉस थीटा, और जिसके साथ एंगल नहीं बनाता, देखो वापस से आओ फोर्स की तरफ और आगे के बढ़ो। जैसे ही एक्स कंपोनेंट के पैरेलल हो जाएगा, मतलब इस साइड में इसका प्रोजेक्शन एक्स पे, इसका प्रोजेक्शन वाई पे, सिंपल समझना। इसका प्रोजेक्शन क्या मिला दिखाई देगा हमें, एफ साइन थीटा। थीटा क्या है, 60 डिग्री, डायरेक्ट 60 डिग्री लिखते हैं, क्यों थीटा लिखे, है ना। तो ये 60 डिग्री। अब यहां से क्या दिख रहा है हमें, मेरा आधा काम हो गया है। बस एफ एक्स इक्वल टू क्या दिखेगा हमें, एफ एक्स इक्वल टू एफ, देखो पहले से एक फोर्स एफ लग रहा था, प्लस एफ कॉस 60 डिग्री यानी एफ 1/2 लिख ले ऐसा। ये किस डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में, इसलिए हम लोगों ने एफ एक्स लिखा है। और फिर जब यहाँ एफ वाई लिखते हैं, एफ वाई क्या होगा, तो देखो इसमें सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, एफ साइन 60 डिग्री, यानी ऐसा लिख दे साइन 60 √3/2, तो इट इज √3/2 एफ, ठीक है। अगर एफ एक्स को और अच्छे से लिख लें तो एफ कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, 1 + 1/√2, ठीक है। अब आपसे कोई पूछे कि बताओ, अच्छा ठीक है रिजल्टेंट बताओ कि रिजल्टेंट कितना होगा, तो सिंपल है ना यार कि अगर x पता है y पता है तो एफ आर रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू √f(x) का स्क्वायर प्लस fy का स्क्वायर, ठीक है। तो fx की वैल्यू रखे हम लोग, तो f की वैल्यू कितनी है, fx देखो f इंटू 1 प्लस सॉरी इट इज नॉट 1/2, इट इज 1/√2, इट इज 1/2। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 3/2 एफ, ठीक है। तो यहां पे अपन लिख सकते हैं 3/2 एफ प्लस √3/2 एफ, इन दोनों का स्क्वायर और इसका रूट अंडर, है ना। तो अपन यहां से क्या कर सकते हैं कि इसको लिखते हैं अपन 9/4 एफ स्क्वायर प्लस 3/4 एफ स्क्वायर, इसका रूट अंडर। तो ये क्या हो जाएगा, है ना, एलसीएम ले लेंगे 4 आएगा, है ना, 12 एफ स्क्वायर, इसका रूट अंडर, यानी f√3 आपका आंसर आ रहा है ना। f√3 रिजल्टेंट फोर्स होगा, ठीक। अब दूसरी बात क्या है कि आपसे कोई पूछा कि ये रिजल्टेंट जो होगा वो कितना एंगल बना रहा होगा, तो आप ऐसा रख लें कि tan फाई जो होता है हमारा रिजल्टेंट का एंगल, tan फाई वो क्या होता है, fy डिवाइडेड बाई fx। तो fy लिखे हैं यहाँ पे, fy कितना है हमारा √3/2 f, तो ये क्या हो जाएगा हमारा √3/2 f डिवाइड बाई 3/2 f, 2 से 2 कैंसल, है ना, और इससे काटेंगे तो ये √3 टाइम्स कट जाएगा, f से f कैंसल, तो इट इज 1/√3। और आप अगर आपको ट्रिगोनोमेट्रिकल वैल्यू याद हो तो tan फाई के किस वैल्यू के लिए 1/√3 होता है, तो इट इज साइन बाई कॉस, है ना। तो इट इज 1/3 कितने पे होगा, फाई इक्वल टू 30 डिग्री। तो पहली बात तो ये पता चल गई कि रिजल्टेंट हमारा 30 डिग्री पे होगा, किसके साथ, एक्स के साथ 30 डिग्री बना रहा होगा, है ना। तो ये समझ में आया कि रिजल्टेंट का एंगल कितना है, 30 डिग्री। अब यहाँ मैग्नीट्यूड कितना है, f√3, बट f तो ही पता ही नहीं है, f निकाल लेंगे कहाँ से, यहाँ से निकालेंगे। तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 × 10⁻⁹, है ना। q1 q2 यानी q की वैल्यू है 2 × 10⁻⁻6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई r का स्क्वायर, यानी 5 × 10⁻⁻2 का स्क्वायर। तो इसको अगर कैलकुलेट कर लें तो इट इज 1.44
इट इज 1.44 इंटू 10 टू द पावर, देखो इसका +9, इसका -12 और इसका +4, ठीक है। तो इट इज 14.4 न्यूटन। आई थिंक ये चीज समझ में आ गई होंगी, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप आंसर भी देख सकते हो। सिक्सटीन 24.9। ओके तो ये 14.4 है जो है ना, तो ये 14.4 में अपन क्या करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमें रिजल्टेंट फोर्स मिलेगा। ये मैं मिस्टेक कर रहा था। तो व्हाट इज रिजल्टेंट, ये हमसे रिजल्टेंट फोर्स पूछ रहा है, तो F इंटू √3, तो ये क्या हो जाएगा 14.4 इंटू 1.732 है ना, तो 14.4 इंटू √3, तो इट इज 24.94 है ना, इट इज 24.94 न्यूटन। ये आपका फाइनल आंसर होगा ये रिजल्टेंट फोर्स का। और एंगल कितना बना रहा होगा, 30 डिग्री बना रहा होगा, कि आपने जिसको रेफरेंस लाइन लिया है उससे 30 डिग्री बनाता हुआ दिखाई देगा। तो यही आंसर है। मैं मिस्टेक कर रहा था, यहाँ पे F√3 था बट मैंने F पे ही आंसर छोड़ दिया था, लेकिन रिजल्टेंट फोर्स हमारा क्या है, F√3 है। सो दिस इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। ये क्वेश्चन नंबर अपना 16th था, 17th नंबर की तरफ चलते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा, एंजॉय कर रहे होंगे, है ना। फिजिक्स चीज ही है ऐसा है कि एंजॉय करें, एंजॉय करने पे मज़ा आएगा, अदरवाइज तो लोड होता जाएगा। तो साथ ही साथ आप पढ़ते भी रहें। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर हमारा 17th है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17th क्या कह रहा है कि 4 इक्वल चार्जेस 2 इंटू 10 टू द पावर -6 सेम चार्ज है ना। 4 इक्वल चार्जेज है, 4 है तो कहाँ ये स्क्वायर पे ही लगा रहा होगा, है ना। सब पे Q Q Q Q यही फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। सॉरी यही चार्ज है अपना, और Q की वैल्यू गिवन है कितना, इट इज 2 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम्स, ठीक है। और स्क्वायर है, स्क्वायर का साइड कितना है, 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर है ना, ये 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। अब बोल रहा है कि एक पे आप फोर्स निकालो तीनों के कारण, ठीक है। तो अपन मान लेते हैं इसके कारण इस पे फोर्स ऊपर की तरफ जो कि F होगा, इसके कारण इधर वो भी F मान लिया। अब देखो यहाँ से तो 5 सेंटीमीटर था, यहाँ से 5 सेंटीमीटर क्योंकि स्क्वायर है तो हमने F मान लिया, लेकिन यहाँ से ये जो डिस्टेंस होने वाला है ये कितना होने वाला है 5√2। सो ये जो होगा हमने F1 ले लिया, ठीक है। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी कि ये फोर्स अलग होगा, क्योंकि ये दोनों में चार्ज तो सेम है और डिस्टेंस सेम है, इसलिए ये भी F ये भी F। लेकिन ये वाला क्या होगा हमारा F1 होने वाला है, क्योंकि इसका डिस्टेंस कितना है हमारा 5√2 डिस्टेंस होने वाला है, ठीक है। तो नेक्स्ट आप अगला क्या कर सकते हैं, तो अब इसको क्या करते हैं अपन एक्सिस पे पहले डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। तो इधर हमारा F लग रहा था, इधर F लग रहा था और ये हमारा F1 था, ठीक है। तो अब आप समझो कि F1 जो है वो कितना एंगल बना रहा है F के साथ, तो 45 डिग्री की, ये डायगोनल है, डायगोनल के लाइन में लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ चार्जेज, है ना। तो ये क्या होगा, कितना डिग्री एंगल बनाएगा, 45 डिग्री का एंगल बनाने जा रहा है। तो इसका कंपोनेंट इधर क्या हो जाएगा, F1
cos 45 और इधर f1 sin 45। ठीक है, अब अपने fx और fy लिख लें। तो fx को क्या लिख सकते हैं अपन, f प्लस f1 cos 45, तो अपन ऐसा लिख सकते हैं f प्लस f1 बाई रूट टू। fy क्या लिख सकते हैं, f प्लस f1 साइन 45, तो इसको f प्लस f1 बाई रूट टू, ये भी क्योंकि साइन 45 और cos 45 दोनों 1 बाई रूट टू होता है ना। अब रिजल्टेंट निकाले अपन fr, तो अपन ऐसा लिख सकते हैं ना कि fx का स्क्वायर प्लस fy का स्क्वायर, और एंगल निकालना हो तो फाई इक्वल टू tan इनवर्स fy अपॉन fx। अगर दोनों देखोगे तो सेम टू सेम है ना, ये भी दोनों सेम है, तो इट इज 1। एंगल कितना है 45, अगर ये tan इनवर्स 1 हो गया तो tan इनवर्स 1 कितना हो जाता है हमारा, इट इज 45 डिग्री। 45 एंगल कहाँ बना रहा होगा, रिजल्टेंट बना रहा होगा, यानी मतलब f1 के डायरेक्शन में ही हमारा रिजल्टेंट लगने वाला होगा ना भाई यार, कि दो फोर्स सेम है तो तीसरे पे थोड़ी इफेक्ट डालेगा रिजल्टेंट पे, है ना। तो मतलब ये दोनों जो है एक x में है एक y में है, तो जो रिजल्टेंट होगा वो जो तीसरा फोर्स होगा ना, दोनों इक्वल अमाउंट का अगर फोर्स है तो तीसरे को ही फॉलो कर जाता है। खैर, तो अपन देखते हैं कि अब हमारा ये f1 और f क्या है, और उसको पुटअप करेंगे और हमें रिजल्टेंट मिल जाएगा। तो अब r की वैल्यू जो डिस्टेंस है f1 के लिए, मान लो ये है हमारा 5 सेंटीमीटर, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, यहाँ से यहाँ तक का हम लोगों ने r1 ले लिया। f1 की का जो डिस्टेंस होगा बिटवीन टू चार्जेज वो अपन ने ले लिया है 5 रूट 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर। ठीक है, अब अपन f निकालें, f इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई r का स्क्वायर, यानी r का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, सॉरी 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, आई थिंक ये चीजें क्लियर हो गई कि हमने इस फोर्स को कैसा लिखा है। तो इट इज 36 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 10 टू द पावर, इसका 9 प्लस 12 और इसका सॉरी 9 माइनस 12 प्लस 4। ठीक है, यानी ऐसा लिख सकते हैं 3.6 डिवाइड बाई 25 इंटू सॉरी 36 डिवाइड बाई 25 इंटू 10। तो इसको अगर अपन कैंसल आउट करें तो ये 2 और ये हमारा 5, यानी 72 अपॉन 5। ठीक है, और f1 निकालें अपन, है ना। तो f1 क्या हो जाएगा, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, डायरेक्ट स्क्वायर कर दिया हमने, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 को का स्क्वायर कर दिया है, यहाँ 5 रूट 2 यानी 25 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 9 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 10 टू द पावर, अब देखो ये फिर 13 और ये माइनस 10 हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसल आउट, यानी 36 बाई 5। ठीक है, तो अब हमारा कैलकुलेशन क्या कहता है कि आप fx निकालो और fy निकालो और स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो अपन ऐसा लिख सकते हैं ना कि f रिजल्टेंट इक्वल टू रूट अंडर f प्लस f1 का, अच्छा देखो ये दोनों इक्वल है, fx और fy दोनों इक्वल है, तो दोनों को अगर हम fx लिख लें, fx का स्क्वायर प्लस fy का स्क्वायर, तो ये ऐसा लिख दे, दोनों अगर इक्वल है तो अपन fx ही मान लें, तो fx रूट 2 हो जाएगा, है ना। तो अब fx की जगह पे, है ना, अब fx की वैल्यू रख दे, fx कितना है हमारा, f प्लस f1 बाई रूट 2, तो f प्लस f1 बाई रूट 2, अब इसमें रूट 2 से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, f रूट 2 प्लस f1। ठीक है, तो f रूट 2 कितना हो जाएगा हमारा, f की वैल्यू रख देते हैं, f की वैल्यू है हमारा 72 डिवाइडेड बाई 5 इंटू रूट 2 प्लस 36 बाई 5। तो इसको कैलकुलेट करें अपन, 72
डिवाइड बाई 5 इंटू √2, इट इज़ 20, डायरेक्ट आंसर ही ले आता हूँ यार, प्लस 36 डिवाइड बाई 5, इट इज़ 27.56। इट इज़ 27.56। ठीक है, न्यूटन। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। आई थिंक ये समझ में आ गया, करना कुछ नहीं है। देखो सिंपली क्या है कि चार हमारे पास चार्ज है, सारे कॉर्नर पे रखा हुआ चार्ज है, तो 3 चार्ज के कारण एक पे फोर्स निकालना है, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। तो अब इसके कारण इस पे फोर्स इधर, इसके कारण इस पे फोर्स ऊपर, इसके कारण इस पे फोर्स इधर, है ना। तीनों फोर्स को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट करा, अब रिजॉल्व करके Fx और Fy लिख लिया, है ना। Fx, ये सिंपल सा फंडा रखो, जितना भी फोर्स मिले ना Fx और Fy पे तोड़ते जाओ। तो ऐसा मिला हमें, फिर हमने क्या करा, F लिखा, है ना, F निकाला और F1 निकाला और दोनों की वैल्यू पुटअप कर दी, हमें आंसर मिल गया। सिंपल, कुछ करना नहीं है, बस कैलकुलेशन थे। बस कॉन्सेप्ट यही याद रखना है कि फोर्स को कैसे रिजॉल्व करना है। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स आपको पता है तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़िए, थोड़ा लंबा सा क्वेश्चन है। एचसी वर्मा में जो क्वेश्चन बहुत लंबा हो उसका सोल्यूशन बहुत छोटा होता है, और जो बहुत छोटा हो उसका सोल्यूशन बहुत बड़ा होता है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आप पढ़ें। तो क्वेश्चन नंबर 18 आपको ऐसा कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 18, A hydrogen atom contains 1 proton and 1 electron। एक हाइड्रोजन एटम है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है। हाँ होता है, ऐसा ही होता है। तो एक हाइड्रोजन एटम बना लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे प्रोटॉन है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, इट में एज्यूम दैट द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन अ सर्कुलर रेडियस ऑफ 0.53 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर होता है, ये याद रखेंगे। एंड इज एब्रिवेटेड एन एंगस्ट्रॉम, है ना, ये एंगस्ट्रॉम है। विद द प्रोटॉन एट द सेंटर, प्रोटॉन कहाँ है, सेंटर में है, और इलेक्ट्रॉन कहाँ है, हमारा सरकमफ्रेंस पे है, और वो सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रहा है। जबकि रेडियस गिवन है r इक्वल टू 0.53 एंगस्ट्रॉम, मतलब 0.53 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, याद रखेंगे एंगस्ट्रॉम को। ठीक है, द हाइड्रोजन एटम इज सेड टू बी इन ग्राउंड स्टेट इन दिस केस, है ना, वो ग्राउंड स्टेट मतलब n इक्वल टू 1 पे है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। अरे यार, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछ दिया इसमें। F इक्वल टू क्या होगा, 9 इंटू 10⁻⁹। चार्ज कितना, देखो मैग्नीट्यूड पूछ रहा है ना, सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, तो हमें चार्ज की पोलैरिटी को नहीं लेंगे ना, सिर्फ मैग्नीट्यूड बोलेंगे। तो Q1 Q2 है ना, Q1 Q2 यानी 1.6 दोनों का होता है, एक का पॉजिटिव एक का निगेटिव, इन दोनों का स्क्वायर ले लेते हैं, डिवाइड बाई 0.53 इंटू 10⁻⁻10 का स्क्वायर ले लेते हैं। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना मिलता है हमें। इट इज it is 82.02, it is 82.02 इंटू 10 टू द पावर, देखो ये 9 और इसका -38 है ना, और इसका +20, तो ये ऑलरेडी 29 है और ये -38 है, तो कितना हो जाएगा, -9। तो ये अगर एक डेसिमल इधर कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, इट इज़ -8 न्यूटन, 8.2 10 टू द पावर 8 न्यूटन। आई थिंक ये बातें क्लियर हो गई, है ना। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, 19 नंबर क्वेश्चन देखना अपना। फाइंड द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। द डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्राउंड स्टेट इज गिवन इन द प्रीवियस प्रॉब्लम, है ना। प्रीवियस प्रॉब्लम में वो ग्राउंड स्टेट के बारे में बोल रहा है कि अगर इलेक्ट्रॉन ये घूम रहा है ना, तो इस इलेक्ट्रॉन की स्पीड बताओ,
तो आप जानते हो ना किसी भी सर्कुलर पाथ पे अगर कोई भी मास रिवॉल्व करता है तो उस पर एक आउटवर्ड फोर्स लग रहा होगा, दैट इज योर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता कितना है, दैट इज mv²/r। r कहाँ से, मतलब सेंटर से डिस्टेंस उस मास का, यानी इस तरफ एक फोर्स लग रहा होगा 18th नंबर। इसी डायग्राम से अपन काम चला लेते हैं। इधर क्या लग रहा होगा, mv²/r। तो अपन इस फोर्स, ये जो फोर्स होगा तो वही mv²/r के इक्वल होगा। तो अपन ऐसा लिख सकते हैं F = mv²/r। तो अब यहाँ r की वैल्यू पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 × 10⁻³ kg। तो अब ये r को इधर ले आएंगे तो अपन लिखेंगे Fr / m = v²। तो v² = Fr। F की वैल्यू कितनी, 8.2 × 10⁻8 और यहाँ पे r से मल्टीप्लाई करेंगे, r कितना है हमारा 0.53 × 10⁻10 डिवाइडेड बाई m, यानी 9.1 × 10⁻31। इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो हमारा वैल्यू आने वाला है, इट इज़ 8.2 × 0.53 डिवाइड बाई 9.1, इट इज़ 0.4775। इट इज़ 0.4775 × 10⁻। अब देखो ये 31 है, 31 ऊपर जाएगा तो प्लस पहले से 18 है ना, तो 18 और 13, तो हमारा क्या हो जाएगा, +13। ठीक है, तो +13 है, तो +13 को रूट लेने में हमें दिक्कत होगी, इसलिए अपन क्या करेंगे, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, है ना, इसलिए क्या करेंगे, v² = ऐसा लिख सकते हैं 4.77 × 10⁻12 कर लें। तो v = अब इसको रूट कर दें, इट इज 2.18 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। आई थिंक यही आंसर होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 19 का। ओके, द आंसर इज राइट, इट इज 2.18 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां नंबर क्वेश्चन है, 10 पॉजिटिव चार्ज। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, अगर आप खुद अगर चाहो तो आप वीडियो पॉज करके खुद से पहले एक बार ट्राई करो, फिर आके सॉल्यूशन पे आना। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं इरेज कर रहा हूँ कि 10 चार्ज है ना, वो एक निश्चित एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रखा हुआ है ना, पर्टिकुलर डिस्टेंस मतलब ऐसा दिया हुआ है कि एक चार्ज यहाँ मतलब रिपीटेटिव मोड में है, एक चार्ज इतना डिस्टेंस, एक दूसरा चार्ज नेक्स्ट डिस्टेंस, ऐसा करके लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर अपन 20वां क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, 18 19 हो गए। ठीक है, 20वां क्वेश्चन कर रहे हैं कि ऐसा 10 चार्ज है जो कि ऐसा लिखा हुआ है, 10 पॉजिटिव चार्ज आर केप्ट ऑन अ फिक्स्ड x एक्सिस एट अ पॉइंट x = 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, सो ऑन 100 सेंटीमीटर। तो अपन क्या करेंगे, सिंपली एक x एक्सिस बनाएंगे, है ना, यहाँ पे, यहाँ से यहाँ 10 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 20 सेंटीमीटर, है ना, सो ऑन 30, है ना, मान लो ये 30 सेंटीमीटर मार्क है, ये 20 सेंटीमीटर मार्क है, ऐसे सो ऑन 100 सेंटीमीटर मार्क। ठीक है, 10 चार्ज है और इस चार्ज की वैल्यू कितनी है, 1 कूलम्स 8 कूलम्स, 1 कूलम्स 8 कूलम्स, 8 × 10⁻⁻8, है ना, 1 × 10⁻⁻8, है ना, 8 × 10⁻⁻8, 27 × 10⁻⁻8, है ना, सो ऑन इट इज 1000 सॉरी, इट इज 1000 × 10⁻⁻8 कूलम्स। कुछ इस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन है। इन्होंने क्या बोला है कि ओरिजिन पे 1 कूलम्स का चार्ज रख दो, है ना, एक ओरिजिन पे क्या करना है, 1 कूलम्स का चार्ज रख देना है। अब बताओ कि इस 1 कूलम्स
पे कितना फोर्स होगा, इसके कारण, इसके कारण, इसके कारण और इसके कारण। आई बात समझ में? तो अब क्या करेंगे, है ना? अब थोड़ा मुश्किल आ रहा है, नहीं है यार, बहुत आसान है। देखो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस सो ऑन F10, 10 चार्ज है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, के लेते हैं इस बारी, है ना, 1/4/ε0 के लेते हैं तो एक्सप्रेशन आसान हो हमारा। इसको क्या लिख सकते हैं कि देखो यहाँ वाला चार्ज है ना, इसको कैपिटल Q मान लेते हैं, इसको Q1 मानते हैं, इसको Q2 मान लेते हैं, इसको Q3 मान लेते हैं, और इसको अपन मान लेते हैं Q10 मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ कैपिटल Q रखा है हम लोगों ने, तो Q1 डिवाइडेड बाई, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस R1 मान लेते हैं, ये R2, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस R2, फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस R3, फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस R10 मानते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा R1 का स्क्वायर प्लस Q2 डिवाइड बाई R2 का स्क्वायर प्लस सो ऑन Q10 डिवाइडेड बाई R10 का स्क्वायर। अब यहाँ से कॉमन क्या आ सकता है, Q को तो कॉमन ले ही लो आप, ठीक है। अंदर क्या बच रहा है, Q1 डिवाइडेड बाई R1 का स्क्वायर, तो Q1 का मतलब 1 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइड बाई, देखो R1 का स्क्वायर मतलब 10 सेंटीमीटर, यानी 10 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर, ठीक है। आई थिंक बातें क्लियर हो रही है। प्लस यहाँ पे देखो, यहाँ का चार्ज कितना है, 8 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर, ठीक है। प्लस सो ऑन लिखते जाते हैं, प्लस 27 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइड बाई 30 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर, ठीक है। प्लस सो ऑन कहां तक, तो इट इज 100 इंटू 10⁻⁻8, सॉरी 1000, इट इज 1000 है ना, इट इज 1000, तो इट इज 1000 डिवाइड बाई 100 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर, ठीक है। बहुत आसान सा ट्रिक लगा रहा हूं मैं। ट्रिक क्या है, कुछ नहीं है, देखो Q बाहर देखो, अब 10⁻2 सब में है, नीचे देखो ऊपर में 10⁻8 है, तो अपन ऐसा करते हैं ना, ऊपर से 10⁻⁻8 को बाहर ले आते हैं, ठीक है। अब देखो ये 10 है, 20 है ना, 30 है, सब में एक एक जीरो है, तो अपन क्या करेंगे कि 1 इंटू 10⁻⁻2 को, सॉरी 10 इंटू 10⁻⁻2 को 1 इंटू 10⁻⁻1 लिख सकते हैं क्या, और यहाँ पे भी -1, यहाँ पे भी -1, इसमें भी -1, यहाँ पे भी -1, तो -1 को बाहर कर ले तो 10⁻⁻1 को भी बाहर कर लिया, ऊपर क्या दिखेगा, 1 डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर, ठीक है। यहां पे क्या दिखाई देगा आपको, देखो 8 है ना, तो इसको अपन 2 का क्यूब भी तो लिख सकते हैं, 10⁸ को बाहर फेंक दिया है मैंने पहले ही, ठीक है। तो इस 10⁸ को बाहर फेंकने के बाद क्या है, इसको 2 का क्यूब लिख देते हैं, और ये ऑलरेडी 2 हो चुका है ना, क्योंकि 10⁻1 को बाहर लिया तो ये -2 बाहर निकलेगा, क्योंकि स्क्वायर भी तो था, ठीक है। तो अब क्या है, 2⁻3 है ना, तो नीचे क्या लिख सकते हैं अपन, 2⁻2 लिख सकते हैं, प्लस सो ऑन यहाँ पे करेंगे तो क्या होगा, ये 3⁻3 है डिवाइड बाई 3⁻2 हो जाएगा, प्लस सो ऑन यहाँ पे कितना होगा, अब ये है हमारा 10⁻3 डिवाइडेड बाई 10⁻2, तो ये अब हमें क्या दिख रहा है, KQ इंटू 10⁻⁻6 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन 10, ठीक है। अब अपन जानते हैं ना, सिंपली सीरीज समेशन और समेशन वगैरह पढ़ा होगा ना, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 ऐसा करते हैं, अगर n तक है ऐसा
1 प्लस मतलब कंटिन्यूस नंबर है 1 2 3 4 ऐसा करते हुए, तो इसका समेशन अपन कैसे लेते हैं कि एस एन इक्वल टू क्या हो जाता है, एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। नहीं पता होगा तो ऐसे देख लेना, एस एन इक्वल टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बाई 2। ए की वैल्यू कितनी, देखो ए की वैल्यू कितनी 1, अगर 1 से नंबर शुरू हो रहा है तो डी की वैल्यू कितनी 1, तो एन माइनस 1 इंटू 1/2 है ना। ऐसे ऐसे सॉल्व करेंगे तो हमें फाइनली यहीं पे रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, सॉल्व करके बताऊं, सॉल्व करके बताऊं, चलो। तो ये देखो क्या हो जाएगा हमारा, छोड़ो यार कर लेना है ना, ये कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, तो इट इज n इंटू एन प्लस 1/2। तो अब n की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10 है, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 2 यानी 55। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है ना, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को यूज करके हम लोगों ने इसका समेशन निकाल लिया था। अब के क्यू यानी अब क्या है, हमें टोटल फोर्स जो होगा इट इज गिवन बाय के क्यू। के की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 है ना, इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 55। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे अपन, तो 55 इंटू 9 इट इज 495 इंटू 10 टू द पावर 3, 495 इंटू 10 टू द पावर 3 है ना। ये आपका आंसर है। आंसर एक बार चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2049, अच्छा इन्होंने क्या करा है 4.95 इंटू 10 टू द पावर, 2 डेसिमल इधर लाते हैं तो 2 इधर बढ़ जाएगा, तो 10 टू द पावर 2 न्यूटन। दिस इज योर आंसर। आई होप ये 20 क्वेश्चंस हो गए हैं, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर किसी और चैप्टर का भी शुरू करना है तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, किसी और चैप्टर का भी एच सी वर्मा सीरीज अपन स्टार्ट कर सकते हैं। सो तब तक आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, समझिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।